Hello everyone, welcome back to the third video in the series of tenses, and today we are going to discuss past tense। और सबसे पहले हम बात करेंगे past indefinite की। पहली बात तो ये है कि past वो है जो बीत चुका है, जो होता था, हो रहा था, हो चुका था, है ना। तो जो past की बात करें, जो भूतकाल की बात करें, वो पास्ट टेंस होता है। इसमें भी चार डिवीजन है। इंडेफिनिट से शुरू करेंगे हम। इंडेफिनिट में सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव वाक्यों की। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक सिमिलरिटी है, और सिमिलरिटी ये है कि दोनों के इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, जो मैंने आपको बताया था पहले। उसका मतलब यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद सीधी वर्ब आएगी, जो कि फर्स्ट फॉर्म से क्या बन जाएगी, सेकंड फॉर्म बन जाएगी। और सबसे छोटी स्ट्रक्चर जो है वो इसी टेंस की होती है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म है वो भेदभाव नहीं करती है फर्स्ट फॉर्म की तरह, मतलब ये सबके साथ आएगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिंगुलर है या प्लूरल है ना, या क्या है। एग्जाम्पल की बात करें तो I spoke truth, you spoke truth, we spoke truth, he spoke truth, सबके लिए सेम रहेगा, सेकंड फॉर्म चेंज नहीं होगी। अच्छा, एक और बात मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है उसे हम टाइमलेस टेंस बोलते हैं, क्योंकि वो किसी निश्चित समय की बात नहीं करता। तो क्या इससे भी हम टाइमलेस टेंस बोल सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज इसमें जो भी बात की जाएगी वो पास्ट में ही खत्म हो चुकी होगी। मैं सच बोलता था, मतलब क्या इम्प्लाइड है यहाँ पे कि अब नहीं बोलता, है ना। तो मतलब ये है कि ये टाइमलेस नहीं है, ये पास्ट के अंदर जो है वो बात कर रहा है कि पास्ट में ही कुछ इंडेफिनेटली होता था, अब नहीं होता है। नाउ अगर हम बात करें कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, तो नेगेटिव सेंटेंस जो है जैसे ही नेगेटिव आएगा नोट आ जाएगा। देखिए जो चीजें बहुत इजी हैं उनमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। आरपीएससी का मामला है, फर्स्ट ग्रेड का। एक और चीज़ मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँगा बहुत ही, कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर जो है बहुत ही शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं। शॉर्ट में मैं शॉर्ट में नहीं पढ़ा रहा आपको, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ मैं। वैसे तो बहुत सारी बातें और ऐसी हैं टेंस के बारे में जो आपको बताई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए बहुत ही कॉमन सी बात की कंटिन्यूस टेंस में कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके आगे आईएनजी नहीं आ सकता और जिनके आगे आईएनजी आ सकते हैं, है ना। डायनेमिक और स्टैटिक, जो स्टैटिक वर्ब्स उनकी कॉन्सेप्ट जो है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक टाइम कम है, एक तो 4 अगस्त तक का, और दूसरी बात ये है कि हमें हमारे एग्जाम में ये बातें पूछी भी नहीं है। 4 बार एग्जाम हुए, अभी तक यही पूछा गया है कि टेंस कौन सा है। तो इसलिए मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट कुछ वीडियोस होंगे जो 4 अगस्त के बाद होंगे, मे बी अपन उन वीडियोस में डिटेल में बात कर लेंगे। नेगेटिव में नोट लगाना है तो नोट नंबर 3 पे आएगा, वो भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। तो याद रखना, पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, जो कि डू का पास्ट। आपको मैंने याद दिलाया था, याद है ना। डू का रूप कौन कौन से होते हैं? डू, डज और डिड, 3 रूप होते हैं। तो डू डज जो है वो तो प्रेजेंट में आते हैं, डिड आता है पास्ट में, तो पास्ट में आ गया। अच्छा, डू का कोई भी रूप हो, उसके बाद वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है? फर्स्ट। लेकिन हमें नंबर 3 पे क्या लगाना है? नोट लगाना है। अब आपको एक और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, बहुत सारे लोग डिड के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि डिड डू का रूप है, और डू का कोई भी रूप हो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऑब्जेक्ट हो तो लगा देना, वरना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ भी डिड भी भेदभाव नहीं करता, तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट कोई भी हो, डिड ही आएगा। नंबर 3 पे नोट आएगा। अब वर्ब की फॉर्म क्या हो जाएगी? फर्स्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करें तो इंट्रोगेटिव। अब तक आपको याद हो गया होगा कि इंट्रोगेटिव है तो इसका मतलब है इन्वर्जन होगा, और इन्वर्जन का मतलब उल्टा पुल्टा। तो मतलब हम डिड को पहले लगा देंगे और उसके बाद में क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद में नंबर 3 पे क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि नेगेटिव नहीं है। ऑब्जेक्ट लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो अगर मैं बोलूं कि क्या तुम्हारे पिताजी सच बोलते थे, तुम्हारे पिताजी हों, किसी के पिताजी हों, और बहुत सारे लोगों के पिताजी हों, बहुत सारे पिताजी हों, मतलब 5-7 लोग हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, डीडी आएगा।
डिड योर फादर स्पीक ट्रूथ। पास्ट इंडेफिनिट इस मामले में अच्छा है कि भेदभाव नहीं है कोई यहाँ पर। और अब आखिरी बात जो है वो है किसकी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाएगा। आप सबको अच्छे से याद हो गया होगा कि इंट्रोगेटिव है तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना बहुत ही ईजी है। आप 1 2 3 बस गिन लो और गिन के क्या लगा दो, नोट लगा दो। अब एक नया सेंटेंस बना लेते हैं। हम ट्रूथ बहुत देर से बोल रहे हैं कि क्या तुम इंग्लिश मूवीज नहीं देखते थे, तो क्या तुम डिड यू नंबर 3 पे नॉट वॉच इंग्लिश मूवीज कर दो या हॉलीवुड मूवीज कर दो, एज यू लाइक इट। सॉरी, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो जहां तक बात है स्ट्रक्चर की, जहां तक बात है पहचानने की, तो मुझे नहीं लगता अब आपको प्रेजेंट पूरा और पास्ट इंडेफिनिट को पहचानने में कोई दिक्कत आएगी। जो मुश्किल चीजें होंगी हम उनको प्रैक्टिस करेंगे। नाउ पास्ट कंटिन्यूस के हम थोड़ा टाइम कम लगाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट पे थोड़ा ज्यादा लगाने वाले हैं। इसको पहचानना बहुत ही इजी है। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कोई भी टेंस अगर कंटिन्यूस है तो उसमें आईएनजी फॉर्म का आना जरूरी है। आईएनजी फॉर्म का आना जरूरी है। तो आईएनजी फॉर्म किसके बिना नहीं आती? फर्स्ट फॉर्म के बिना। और फर्स्ट फॉर्म किसके बिना नहीं आती? बी फॉर्म के बिना। और बी के 5 रूप है, इज, आर, एम, वॉज, वर। और हम उन 5 में से कौन सा यूज करेंगे? कौन डिसाइड करेगा? दिस। पास्ट है तो वॉज या वर आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉज या वर आ जाएगा। वॉज वर कहाँ आएगा? एक एक्सेप्शन को छोड़कर कि आई के साथ वॉज आएगा, इस एक्सेप्शन को छोड़कर बाकी सब जगह पे वही नियम लागू होगा। कौन सा? कि एस, इन दोनों में से किस में एस लगा हुआ है? वॉज में एस लगा हुआ है। तो वॉज हर उस जगह पे आएगा जहां पे हमने बिल्कुल बिगिनिंग में एस या एस लगाया था, और वर हर उस जगह पे आएगा जहां हमने एस या एस नहीं लगाया था, क्योंकि एस यहाँ पर है वॉज में। सो बाकी सब बहुत कॉमन है। आई वॉज राइटिंग a story, यू वर रनिंग देन, तुम तब भाग रहे थे। नेगेटिव बनाना है तो नंबर 3 पे नोट लगा देंगे, 1 2 and 3। यू वर नॉट लिसनिंग टू यू, शी वॉज नॉट कुकिंग। ओके, ये कुकिंग जो वर्ब है वो ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव दोनों हो सकती है, तो इसलिए यहां पर मैंने इसको इनट्रांसिटिव वर्ब के रूप में यूज किया है, ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया। नाउ इंट्रोगेटिव बनाना है तो इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। तो वर यू प्लेइंग चेस, वॉज शी कॉलिंग मी। नाउ नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो नोट लगाना है, नोट लगा देंगे नंबर 3 पे, 1 2 3, है ना। वर वी नॉट कॉलिंग हिम नेम्स, कॉल समबडी नेम्स, आप जानते हैं कि किसी को भला बुरा कहना, या इवन यहाँ तक कि गाली गलौज भी करना। तो वर वी नॉट कॉलिंग हिम नेम्स, क्या हम उसे भला बुरा नहीं कह रहे थे। तो ये तो बच्चों बात थी पास्ट कंटिन्यूस की। मुझे मित्रों नहीं बोलना आता, है ना, मित्रों बात थी, तो इसलिए बच्चों ये मुंह से निकलेगा। बड़े हों अगर आप मुझसे भी तो एडजस्ट कर लेना, एडजस्ट मत करना, एडजस्ट कर लेना, बी साइलेंट रखकर। सो पास्ट कंटिन्यूस जहां पर कोई काम हो रहा था लेकिन कितने समय से हो रहा था यह हमें मालूम नहीं होता। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, एंड विच इज गोइंग टू बी पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो बच्चों, एक बात समझ लीजिए आगे बढ़ने से पहले कि अब तक हमने क्या किया, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदला तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट बन गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने डू डज को डिड में बदला तो क्या बन गया, अगेन पास्ट इंडेफिनिट बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट से। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इज आर एम को वॉज वर्ब में बदला तो पास्ट बन गया। मतलब हम सिर्फ वर्ब बदलते आ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब बदलते आ रहे हैं और टेंस चेंज करते आ रहे हैं। तो मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूं कि क्या हम यहां पर भी हैज है को बस हैड में बदलकर काम चला सकते हैं क्या? इसका आंसर है चला सकते भी हैं और नहीं भी चला सकते हैं। कॉन्वर्सेशन की बात करें, वार्तालाप की बात करें, बातचीत की बात करें, तो उसमें तो हम सिर्फ हैड प्लस हर फॉर्म लगा के काम चला सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक इंडिविजुअल सेंटेंस की,
बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, तो फिर सिर्फ हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा के काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। यही बातें हैं जिसलिए आपको ये टेंस पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो अपन अंतर करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में अंतर क्या है। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव हैड लंच, मैं लंच कर चुका हूँ, लंच खा चुका हूँ, और फिर मैं बोलूँ कि मैं लंच खा चुका था। अंतर तो साफ पता लग गया होगा कि लंच कर चुका हूँ मतलब प्रेजेंट है, कर चुका था मतलब पास्ट है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं लंच कर चुका हूँ मैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कब से पहले। बोलने वाला सुनने वाला समझ जाएगा कि इस पॉइंट से पहले, जब वो बोल रहा है उस पॉइंट से पहले वो लंच कर चुका है। बट अगर मैं बोलूँ कि लंच कर चुका था, तो सुनने वाला कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होगा। क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा? कि मुझे स्पीकर जो है वो बताएगा कि कब से पहले। उदाहरण के लिए, पेशेंट मर चुका था, कब से पहले? डॉक्टर के आने से पहले। गाड़ी जा चुकी थी, कब से पहले? मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। घंटी बज चुकी थी, कब से पहले? मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट परफेक्ट में हमें वो पॉइंट बताना पड़ेगा जिस पॉइंट से पहले कोई काम खत्म हो गया था। ओके, सो हम शुरुआत करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस से, और लकीली हमें पॉजिटिव भी पढ़ना पड़ेगा सिर्फ, बट उसको थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ना हमें वो समय बताना पड़ेगा जिससे पहले कोई काम खत्म हो गया था। तो पहले तो अपन देखते हैं ऐसा कि होगा क्या। हम एक तरफ तो लगाएंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पूरी स्ट्रक्चर नहीं लिख पाऊंगा वरना मुझे दो तीन स्ट्रक्चर लिखनी पड़ेगी। और जिस तरफ हम हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे उससे दूसरी तरफ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म या उसका इक्विवेलेंट लगाना पड़ेगा। आप वर्ब की सेकंड फॉर्म में मान लीजिए। नाउ ये क्या होगा, क्यों होगा, इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं कि पेशेंट हैड डाइड। एक बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर अपन डिफरेंट एग्जांपल लेंगे। बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, तो राइम्स की हो गई है ना। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। ओके, ए। नाउ इसमें हमने क्या किया, एक तरफ तो एक क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज किया और दूसरी क्लॉज में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज किया। तो एक तो बहुत ही आसान तरीका ये भी है जो टीचर कहते हैं कि जिस तरफ हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी हो उससे दूसरी तरफ सेकंड फॉर्म लगा दो। इजी है बट धोखा देने वाला है। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, अगेन एक देसी तरीका ही है, फिर मैं आपको अंग्रेजी तरीका बाद में बताऊंगा, कि सेंटेंसेस में आपको यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म के बीच में क्या मिलेगा? जनरली या तो मिलेगा आपको बिफोर और या आपको मिलेगा आफ्टर। बिफोर या आफ्टर, और इनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। बिफोर का मीनिंग होता है पहले, आफ्टर का मीनिंग होता है बाद में। ठीक है। और पास्ट परफेक्ट की मेन जो हेल्पिंग ऑफ कौन सी है, वो सेकंड फॉर्म को मानोगे या हेड प्लस थर्ड फॉर्म को मानोगे हेल्पिंग ऑफ वर्ब? मेरे हिसाब से आप पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस थर्ड फॉर्म को ही मेन हेल्पिंग ऑफ वर्ब मानोगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का अनुभव है हमारे पास, वहां पे हमने हैज प्लस थर्ड फॉर्म लगाई थी। और कोई भी परफेक्ट टेंस होता है उसमें हम हैव फॉर्म जरूर लगाते हैं। अब ना बिफोर का मतलब पहले, तो याद रखना हेड प्लस थर्ड फॉर्म इससे पहले आएगी। अगर यहाँ आफ्टर लगा होता तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म इसके आफ्टर बने बाद में, यानी बाद में आती। ओके, उदाहरण के लिए इसी सेंटेंस को मैं चेंज कर दूं, द पेशेंट आफ्टर द डॉक्टर। फर्स्ट के लिए हमें उसने ऑप्शन दे दिया डाई, और सेकंड के लिए उसने हमें ऑप्शन दे दिया अराइव। अब इनकी फॉर्म बन रही है हमें। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं? बिकॉज वो जो फॉर्मूला था कि जिस तरफ हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है उसके दूसरी तरफ सेकंड फॉर्म लगा दो, वो फॉर्मूला तो थोड़ा सा फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? बिकॉज दोनों जगह खाली है।
अब आपको देखना है कि यहाँ पे क्या दे रखा है, आफ्टर। तो आफ्टर के बाद में हम क्या लगा देंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। बाद में मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड अराइव्ड। और जिस तरफ हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई उसके दूसरी तरफ क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड। ना ये कोई शास्त्र में लिखा हुआ है कि डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मर ही नहीं सकता। पेशेंट डॉक्टर के आने के बाद भी मर सकते हैं, है ना। यहाँ पे डॉक्टर के आने से पहले मर गया, यहाँ पे डॉक्टर के आने के बाद मर गया, पहली बात। दूसरी बात, दो तरीके जो जैसे थे, पहला तरीका तो ये कि जहां हेड थर्ड है उसके दूसरी तरफ सेकंड लगा दो, सेकंड जो रखा तो हेड थर्ड लगा दो। दूसरा तरीका आफ्टर के बाद में बिफोर के पहले वाला। तीसरा तरीका टेक्निकल है कि जो काम पहले खत्म हुआ है इन दोनों में से, जो काम हो चुका है उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, और जो काम बाद में खत्म हुआ उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, है ना। उदाहरण के लिए मैं मान लीजिए आपको हिंदी से अंग्रेजी बनानी पड़े कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी या ट्रेन जा चुकी थी। अब इस सेंटेंस को अंग्रेजी बनाने में हम लोग तो अच्छे हैं, हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अक्सर जो सिंपल साधारण बेचारे मेरे ऐसे लोग होते हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है कि सर शुरू कहाँ से करना है, बहुत ही तो मिक्स कर दिया सब कुछ। तो इसमें आपको हिंट मिलेगी किससे, इस वर्ड से। पहले मतलब आपको क्या यूज करना है, बिफोर यूज करना है। क्या यूज करना है, बिफोर। पहले लिखा है ना, तो बिफोर यूज करोगे। और अगर आप बिफोर यूज करोगे तो इसका मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म को आप पहले यूज करोगे, ओके। और हैड प्लस थर्ड फॉर्म को पहले यूज करने का मतलब है आप पहले वो काम लिखोगे जो पहले हुआ था, क्योंकि हेड प्लस थर्ड फॉर्म वहां आती है जो काम हो चुका था। अब देखो यहाँ पे पहले क्या काम हुआ था, गाड़ी जा चुकी थी, तो फिर शुरू किससे करेंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट। पहले के लिए क्या उसकी अपन ने, बिफोर। कौन, आई। और रीच्ड स्टेशन या द स्टेशन। डेटा में आर्टिकल्स में हम अच्छे से बात करेंगे इनकी भी। तो ये मैंने आपको बात बताई सिंपल सी कि भाई 3 तरीके हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, डिक्शनरी के 2 और एक अंग्रेजी तरीका, जिससे आप इजीली सेंटेंसेस बना भी सकते हैं। और पहचानने की ज्यादा बात हमारे पेपर में, वो तो बच्चा बहुत ही इजी सा मामला है, बहुत ही इजी सा तरीका है, ओके। सो इस वीडियो में हम इतनी बात करने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो टेंसेज है हमको क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। सो दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप आस्किंग मी क्वेश्चंस। अगर आप चैनल में हैं तो चैनल के थ्रू, और अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स के थ्रू, ओके। थैंक यू।